इस तरह से एक डॉक्टर की शपथ, क्या उसे अपनी उस शपथ की याद दिला पाती है जिसे वो भूल गया था, या क्या होता है आगे? आइए इसी के साथ हम आमंत्रित करते हैं शशिकला कालरा जी को। स्वागत आपका। आई एम ऑडिएबल? आई एम ऑडिएबल? आप म्यूट पर हैं। अच्छा, नाउ आई एम ऑडिएबल? सुनाई दे रही हूँ? हाँ हाँ जी, हाँ, और विजिबल ऑल्सो? विजिबल ऑल्सो? या, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अनुपमा और महफिल आगाज की बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे पहली बार यहाँ मौका दिया, और मैं अपने बारे में आपने सब बता ही दिया है, इसलिए कुछ भी न कहते हुए सीधी मेरी कहानी पर आती हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है डॉक्टर की शपथ, और इसमें यही बताया है कि देखिए एक डॉक्टर का जीवन कितना कठिन होता है, कोई निर्णय लेना। ठीक है, दिवाकर जी शहर के जाने माने नामी फिजिशियन हैं। बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म बीमारी को पकड़ने का हुनर उनके हाथ में है। जब कोरोना की पहली लहर आई तो इस बीमारी से सब अनजान थे। किसी को मालूम नहीं था उसके लक्षण, न ही दवाइयों की जानकारी थी। कितने ही लोग अस्पताल में आते थे इलाज के लिए, चटपटा के मर भी जाते थे, कोई अच्छे भी हो जाते थे। डॉक्टर दिवाकर ने ऐसी कठिन परिस्थिति में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए कितने ही मरीजों का इलाज किया, कितनों को जीवन दान दिया। बस ऐसा ही था। पर जब दूसरी लहर आई तो वो इतनी भयानक, इतनी बड़ी थी, इतनी भयानक और इतनी भयंकर और बड़ी थी कि डॉक्टर दिवाकर ही नहीं, देश के सारे डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, समाज सेवी संस्थाएं और इमरजेंसी सर्विसेज देने वाली सारी संस्थाएं हाथ बांध कर रह गई। सब लाचार, विवश, मजबूर हो गए, कुछ नहीं कर सकते थे, हाथ पर हाथ धरे हुए बैठना पड़ा। ऐसी भीषण परिस्थिति, जब इतने बीमार, कहते हैं 1 अनार 100 बीमार, दवाइयों का शॉर्टेज, बेड की व्यवस्था नहीं, सारे अस्पतालों में अस्त व्यस्त व्यवस्था, बड़े से बड़े अस्पताल भी बिल्कुल बदतर से बदतर हालत से गुजर रहे थे। सबको इतना इन वस्तुओं का सप्लाई करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी सरकार के आगे तक। ऐसी परिस्थिति में 2 दिन पहले एक 15-16 साल का लड़का हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में भर्ती हुआ। उसके पिता और उसके बड़े भाई उसको ऊपर कंधे पर उठाकर ऑक्सीजन का सिलेंडर उठाकर उसको हॉस्पिटल में लाए। अपना मकान गिरवी रखकर उन्होंने उसके दवा, इंजेक्शन, बेड और सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊंची कीमत चुकाकर सब दिया। बहुत तबीयत खराब थी। डॉक्टर दिवाकर उसकी सेवा में पूरी तरह जुट गए। पूरा स्टाफ उसकी तरफ ध्यान दे रहा था। 2 दिन बाद थोड़ी हालत सुधरी, कभी बिगड़ती, कभी सुधरती, कभी बिगड़ती, कभी सुधरती। ऐसी परिस्थिति में 2 दिन बाद डॉक्टर दिवाकर इमरजेंसी और आईसीयू वार्ड में राउंड ले रहे थे, सारे पेशेंट्स के रिपोर्ट्स देख रहे थे। इतने में घर से पत्नी का फोन आ गया। जोर जोर से फपक फपक कर रो रही थी, वो चीख चीख कर जैसे रो रही थी, मुझे मालूम है तुम घर नहीं आ सकते, मुझे मालूम है, पर कुछ भी करो, कम से कम एम्बुलेंस तो भेज दो। अरे अपना खुद का बेटा ऑक्सीजन न होने के कारण अभी दम तोड़ रहा है, तड़प रहा है, सांसें लेने में उसे तकलीफ हो रही है। ये सुनते से ही डॉक्टर दिवाकर कांप उठे, दौड़े एम्बुलेंस की व्यवस्था करने। जैसे तैसे करके एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई, उसे हॉस्पिटल में लाए, आईसीयू वार्ड में भर्ती किया। जो कुछ दवाएं उस समय उपलब्ध थी, जो वो बच्चा घर से लेकर आया था, वो सब देकर हालात को कुछ पटरी पर लाने की व्यवस्था चालू हुई। पर ऑक्सीजन, खूब हाथ पांव मारे, खूब उठा पटक की, जी जान से कोशिश की, पर कहाँ थी ऑक्सीजन। एकदम लाचार महसूस कर रहे थे। उतने में वार्ड नंबर 3 से फोन आया कि अभी कुछ सेकंड पहले एक पेशेंट की डेथ हो गई है और सिलेंडर में थोड़ा सा ऑक्सीजन बचा है। दौड़ के जाके वो सिलेंडर आया, उसको लगाया गया। उसकी रुकती धड़कती सांसें कुछ चलने लगी। सबको धीरज हुआ। इसी परिस्थिति में वो बहुत चिंतित थे, बहुत चिंतित। आज वो एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, पर एक पिता की हैसियत से बहुत परेशान थे। अपने आप को उन्होंने इतना लाचार कभी भी महसूस नहीं किया था। राउंड लेते लेते उन्हें आज जो पेशेंट होते हैं उनके परिजनों की स्थिति का आभास हुआ। राउंड लेते लेते वो उस बच्चे के पास पहुंचे। इस समय उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में एक भवंडर, एक तूफान चल रहा था, मन में एक द्वंद्व चल रहा था।
क्या करूं, क्या न करूं, क्या करूं, क्या न करूं। उन्होंने फिर थोड़ा सोच विचार कर आहिस्ता से उस लड़के को लगी हुई ऑक्सीजन के सिलेंडर का वाल्व बंद किया, उसके चेहरे पर लगा हुआ मास्क हटाया। लड़का जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई बंद हुआ फटफटाने लगा, उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी, वो मानो बिस्तर पर जोर से उछलने लगा। डॉक्टर ये देख रहे थे। अचानक उन्हें क्या हुआ, उनकी अंतर आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी, झकझोरने लगी। उनके मन में एक विचार आया, अरे 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 दिवाकर, दिवाकर ये क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? एक निहत्थे, लाचार, उस पर से बीमार ऐसे व्यक्ति की हत्या कर रहा है, क्यों? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? कहाँ गई तेरी वो शपथ जो तूने ली थी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते समय कि किसी लाचार की मजबूरी का फायदा नहीं उठूंगा, सारे पेशेंट को योग्य दवा दूंगा, उनका योग्य इलाज करूंगा, कोई अनैतिक काम नहीं करूंगा, किसी की हत्या तो बिल्कुल नहीं करूंगा। और आज तुम वही करने जा रहे हो? क्यों दिवाकर, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। पता नहीं, एकदम से उन्हें होश आया, जैसे वो जागृत हो गए, सचेत हो गए। उन्हें लगा, अरे मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। उन्होंने उस बच्चे की तरफ देखा, ऑक्सीजन का वाल्व फिर से शुरू किया, उसके चेहरे पर मास्क लगा दिया। लड़का फिर से सांस लेने लगा, धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। उनके मन में ये विचार आया कि अगर आज मुझे कॉलेज के दिनों में डॉक्टर की ली हुई शपथ की उत्तरदायित्व का, जवाबदारी का भान न हुआ होता तो आज मेरे हाथ से कितना अनर्थ हो जाता। हे भगवान, मैं तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने उस बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और दूसरे क्षण उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। ऑक्सीजन करीब करीब खत्म होने जा रही थी। बच्चे को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, जोर जोर से आवाज आ रही थी। सामने स्क्रीन पर उसकी धड़कनों की ऊंचाई नीचाई की जो लकीरें थी वो घटती 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 और छोटी होती जा रही थी, और वो लकीर लंबी लंबी होती जा रही थी, और एक अगले पल सामने एक सीधी लकीर खींच गई। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, जब भी यहाँ था बॉम्बे में शूटिंग वगैरह वीडियो पर बताते थे कि कई पेशेंट बाहर, मतलब